सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। एडवोकेट के गौतम सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने माने अधिवक्ता हैं। आप सन 2005 से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके रुचि के क्षेत्रों में विशेष रूप से बहुजन समुदायों से संबंधित संवैधानिक मामले जैसे पदोन्नति में आरक्षण, SC/ST अत्याचार अधिनियम आदि रहे हैं। आप समय समय पर विभिन्न संगठनों को भी अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। एडवोकेट के गौतम सर के लिए जोरदार तालियां। मेरा मैंने बताया आप सभी को परिचय तो आप लोग को मेरा नहीं दिया होगा। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब को नमन करते हुए मंच पर आसीन मेरे सम्मानित गेस्ट सीमा माधु मैडम, दर्शन सर, आप भूषण आप लोग हमारे पीड़िता और मेरे प्रिय साथियों और सबसे प्रिय मेरे बच्चों, संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में मेरे पिछले वक्ताओं ने सभी ने आपको जानकारी दे दी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सब इससे अवगत हो गए। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया है कि मैं सर्वोच्च अदालत में अपनी वकालत करता हूँ और अदालतों में वकीलों का क्या प्रतिनिधित्व है इसके बारे में मैं बोलूंगा, जैसा मुझे विषय दिया गया है आपके मंच के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं सुजीत जी का, नेंसी रंगा जी का और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ये हॉल पूरा चकाचक भरा हुआ है, जिसमें मातृशक्ति को देख के मैं बहुत ही खुश हुआ हूं। जो मातृशक्ति है हमारी जो है 50% की भागीदारी जो निभाती है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और विशेष तौर से जो बच्चों ने आज जो प्रस्तुति दी है इसका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों में इतनी जागृति आई है कि इन्होंने अपने कला के माध्यम से सच्ची घटनाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और वो छोटी सी बच्ची ने जो मेरा भविष्य है, देश का भविष्य है, जो पहली कक्षा में इस तरह से बात करती है, मैं ये समझता हूँ कि आज के बाद मेरा जो देश है, मेरा समाज है, वो सुरक्षित हाथों में जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको जो है संविधान और वकालत की बातें बताता हूं क्योंकि मैं सर्वोच्च अदालत में करता हूं। 70 सालों में 70 वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान दिया था और 26 जनवरी 1950 से ये संविधान हमारे देश में लागू हो गया था। उसके बाद हम सब के सब सुरक्षित हाथों में। 1950 के पहले संविधान नहीं था, उसके पहले दूसरे कानून चला करते थे। बट 26 जनवरी 1950 से जब से भारत का संविधान लागू हुआ, उसके पहले जितने संविधान, जितनी रूल्स रेगुलेशन थी, जितनी जो कानून थे, सारे के सारे ध्वस्त हो गए। तो आज जो हम प्रयास करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, कभी हम आंदोलन करते हैं, कभी हम सड़कों पर चलना पड़ता है, कभी हमारी माताओं बहनों के साथ, भाइयों के साथ जो अत्याचार होते हैं, उन सब का एकमात्र बंटवारा था संविधान, जो बाबा साहब ने दिया और संविधान के द्वारा आज हम सुरक्षित। साथियों, मैं चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो कारवां जहां छोड़ा था उसके आगे लेके जाना है। बाबा साहब ने जो कारवां छोड़ा था उसको साथ कांशीराम ने कुछ हद तक लेके गए, उसके बावजूद जो है हमारा संविधान चलता रहा। तो अब वो जो संविधान की सुरक्षा की जो दामोदार है वो अब हमारे नौजवानों के हाथों में है। आज हम देखते हैं कि हमारी अदालतों में एडवोकेट्स बहुत हैं। बाबा साहब ने उस समय कहा था 1950 आगरा में कहा था 1956 में, जिस दिन मेरे समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील हो जाएंगे, मेरे समाज को कोई छू नहीं सकता है। तो साथियों, आज तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत वकील पैदा हो गए, इतने वकील पैदा है कि आप हर घर में देखेंगे तो एडवोकेट्स हैं। लगभग हर घर में, हर तीसरे घर में एक एडवोकेट है। और साथियों, उससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर अत्याचार ज्यों के त्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। उसे में सोचना पड़ेगा कि हमें आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा साहब ने जो बात कही थी, 30 वकील यदि जिस समाज में आ जाएंगे उस समाज में अत्याचार होना बंद हो जाएगा। बट बाबा साहब की बात ये गलत कैसे साबित हो गई? तो हमारे बाबा साहब ने बात बोली थी 30 वकीलों की, आज मुझे लगता है कि 30,000 से ज्यादा वकील हैं और अत्याचार खत्म नहीं हुए। साथियों, इससे हमें सोचने की आवश्यकता है। और मैं आपको
इसी पे गौर देना चाहूंगा। आज के समय में साथियों, संविधान जो भारत का संविधान है उसको टच करने की पावर, छूने की सिर्फ शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही सिर्फ शक्ति है जो संविधान को टच कर सकती है, और किसी भी कोर्ट अदालत के पास वो शक्ति नहीं है जो संविधान के ऊपर कोई भी बात कह सके। तो साथियों, इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे बाबा साहब ने कहा था, संविधान में संविधान देते समय बाबा साहब ने कहा था, आज मैं संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना दे दूं, यदि इसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हैं तो अंततः यह बुरा ही साबित होगा। आज मैं संविधान कितना भी बुरा क्यों ना दे दूं, यदि इसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो अच्छा साबित होगा। बाबा साहब की जो बात थी संविधान के द्वारा, उसको लागू करने वाले लोगों की मानसिकता पर निर्भर करती है। संविधान में जो हमारी जो बातें बाबा साहब ने 395 आर्टिकल लिखे और आज जो है 450 से ज्यादा उसमें संशोधन हो चुके हैं। उन्होंने जो शक्तियां आई हैं, जो केंद्र में शक्तियां आई हैं, उन्होंने संविधान को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया, जिसको हम समझ नहीं पाए। वक्त पे हम समझ नहीं पाए, जिसकी खामियाजा हमें झेलना पड़ा। उसका खामियाजा आप देखेंगे कि सर्विस क्लास हमारे जो लोग हैं बड़ी मुश्किल से जनरेशन के माध्यम से जो नौकरियां पहुंचते हैं, बट जब वो उच्च पदों पर पहुंचने लगे तो जो केंद्र में शक्तियां बैठी थी, दूसरे अपर कास्ट के लोग बैठे थे, उनको खटकने लगा। उन्होंने उस संविधान में हेरफेर करना शुरू कर दिया, इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। ये जनरेशन सही नहीं है, गलत है। आर्टिकल 16, 50, 15, 16 जो है, ये जो इंटरप्रिटेशंस है वो उसमें छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, और उसकी जो संविधान के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया उसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे अधिवक्ता गण ही नहीं है तो चीज को, उस बारीकियों को समझेगा कौन? और उस बारीकियों को जब समझेंगे नहीं तो मेरा जो कन्याकुमारी में, जो नॉर्थ ईस्ट में, और जो आपके हरियाणा के किसी गांव में बैठा हुआ है, इस मदनपुर खाल में जो गांव में बैठा हुआ है, जो मेरा मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो कैसे समझेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हो क्या रहा? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूं तो इस मदनपुर खाल में आके मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसी कैसी घटनाएं घट रही है और कैसा कैसा षड्यंत्र हो रहा है। अब सुमित कुमार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं सकते क्योंकि इनके पास बहुत सरपास बनाना पड़ेगा, समय नहीं है, तमाम चीजें नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एडवोकेट की एक पूरी टीम पैदा करनी पड़ेगी जो 24 घंटे उस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक कार्य व्यक्ति पे पैनी नजर रखे ताकि वो हमारे कानून के साथ खिलवाड़ न कर सके। साथियों, अभी ने बताया कि एक एट्रोसिटी एक्ट आया था जिसका विरोध हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सरकारें झुकी, और उस एक्ट को संशोधन होने के पश्चात कुछ लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस का नाम था, जो केस जो चैलेंज किया गया था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से चैलेंज कर दिया गया था। आधे घंटे में मुझे भी सूचना लगी कि ऐसा सर एट्रोसिटी जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है उसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने भी तुरंत ऐसी पता लगा, उसकी कॉपी निकलवाई और कुछ मैंने अपने साथियों शेयर किया। कुछ साथियों ने उसमें वकालतनामा और एफिडेविट देने के लिए वो एग्री कर गए। अगले दिन उन्होंने एफिडेविट दिया, वकालतनामा, मैंने भी तुरंत एप्लीकेशन डाल दी और ये बोला ये जो पिटीशन फाइल की गई है ये मेंटेनेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया हमसे कि आप कौन हैं, आप क्यों उसमें एप्लीकेशन विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इस समाज का स्टेक होल्डर हूं और इसका मैं देखरेख करता हूं और मुझे दुख है इस बात का कि चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, हम पार्टी बनाया और उसको हमने केस को लड़ा। उसका नतीजा आपके सामने है। वो जो पिटीशन डली गई थी उसकी डिसमिस हुई और एट्रोसिटी एक्ट जो पार्लियामेंट से बहाल हुआ था वो पूरा बहाल एज इट इज हो गया और उसमें जो पुरानी शक्तियां थी वो पूरा रीगेन हो गई। शक्तियां यहाँ होना जरूरी है। यदि सपोज दैट वहां ना होता तो क्या होता? सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जजमेंट दिया था कि एट्रोसिटी एक्ट जो है ये गलत है, इसका मिसयूज होता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था उसको। पर सुप्रीम कोर्ट ने आपने सड़क पे विरोध किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एट्रोसिटी एक्ट जो मिसयूज नहीं है, इसकी जरूरत है आज की डेट में। 70 वर्षों के बावजूद भी आज हम जो है जहां के तहां बैठे हुए हैं और एक्ट एट्रोसिटी जो होती है वो कम नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया और माना। तो मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं का बार एसोसिएशन में आना बहुत जरूरी है। आप ये समझना चाहिए, इसकी भूल नहीं करना कि आपको इंग्लिश नहीं आती है या आपके पास केस नहीं है और आप कहां जाओगे, कहां नहीं बैठोगे। इन कोर्टों की एक ही और एक मात्र डिमांड है, आपका कोर्ट में आना।
अब जहां 3 से 4 साल उन कोर्टों में व्यतीत करते हैं, वो कोर्ट आपको खुद भाषा इंग्लिश लैंग्वेज सिखा देती है, लीगल लैंग्वेज सिखा देती है, आपको केसेस दे देती है और इतना फीड करती है आपको कि आज जो है केकेएल गौतम आपके सामने उठ के बैठा है और आपके सामने बात कर रहा है। मैं पीछे लखनऊ से हूं, दिल्ली में मुझे कोई नहीं जानता था, मेरा एक रिश्तेदार दिल्ली में नहीं है। 2005 में जब आया था, एक रिश्तेदार नहीं है। तो साथियों, आपको जान खुशी होगी कि आज पूरा दिल्ली मेरा परिवार है, पूरा दिल्ली मेरा परिवार है और पूरा भारत मेरा परिवार है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे फोन में कई सारे मैसेज आ रहे हैं और कुछ केसेस लोग कर रहे हैं। मैंने कहा कोई अभी जयपुर से आया है, कोई नागौर से बताया कुछ, तो मैं चाहता हूँ ऐसे वक्ता जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इस एट्रोसिटी और ये सब चीजें। और मैं कहता हूँ, मैं आज की डेट में बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने बहुत स्मार्ट गेम प्ले किया। बाबा साहब ने जो आंदोलन किया बाबा साहब ने बहुत ही स्मार्ट गेम प्ले किया। और क्या गेम था वो? बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। और बाबा साहब जैसे मैंने तो बताया कि सारे दरवाजे संसद के बंद कर दिए गए थे कि उनको अंदर नहीं आना है। और बांग्लादेश के चंडाल थे मंडल साहब, बांग्लादेश के चंडाल थे मंडल साहब, जिन्होंने अपनी सीट को ओपन किया और बाबा साहब को वहां से जिताकर पार्लियामेंट भेज दिया। कोई नहीं रोक पाया बाबा साहब। बाबा साहब ने वहां जाकर क्या देखा, संविधान की आवश्यकता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाबा साहब बहुत ही चहेते थे, क्योंकि वो हमेशा सूट टाई पहनते थे, उनसे बात करते थे और इंटेलेक्चुअल क्लास के वो थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत पसंद किया करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जिम्मा दे दिया, आप संविधान लिखिए, क्योंकि उनको पूरे भारत की उन्होंने पूरा रिसर्च कर रखा है कि कितनी जातियां हैं, कैसे लोग हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। बाबा साहब ने सबको उसमें ध्यान रखा और संविधान लिखा, और ऐसा संविधान लिखा कि आज आप सब सुरक्षित हैं। मेरे कहने का मतलब साथियों, आज जो है हमें बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें बहुत स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क आपको जो है सुप्रीम कोर्ट से पता लगा अधिकार आपको मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके संविधान का छेड़छाड़ कर दी है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आए। तो माताओं बहनों भाइयों सबसे अपील है कि अपनी बच्चों को एडवोकेसी कराइए। एडवोकेसी कराने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए ट्रेन करिए। कोई ये कहता है कि यहाँ पे तरह तरह की विचारधाराएं निकलती है, आइडियोलॉजी निकलती है, कहते हैं पहले ट्रायल कोर्ट करिए, फिर हाई कोर्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट करिए। मेरा थोड़ा मानना भिन्न है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तीनों की जुडिक्शन बिल्कुल अलग है। आप जब देखते हैं, माने जाने जो हमारे वकील हैं, माने जाने हमारे जो जजेस हैं, उनका कोई बच्चा ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता। वो जैसे ही पैदा होता है लॉ करता है सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और जहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में था 5 साल के बाद वो ऐसा फर्राटेदार काम करता है कि आप कहते हैं यार ये कहां से पैदा हो गया, ये कहां से पैदा हो गया। साथियों, हमें भी मैंने अपनी जुडिक्शन, मैंने जो लकीली मतलब इत्तेफाक हुआ मेरे साथ ऐसा कि मेरा जो सीनियर मिला वो हाई कोर्ट में मिल गया, हाई कोर्ट में मिल गया, अपनी सर्विस क्लास में मिल गया। सर्विस देखते गवर्नमेंट सर्विस के जो वो देखा करते थे। मेरी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, 3 साल वहां के, उसके बाद यहाँ गया। आज मैं मेरा विषय है, पसंदीदा विषय है मेरा, जो सर्विस क्लास है और लैंड के मैटर करता हूँ। बाकी बहुजनों के जो मुद्दे जुड़े रहते संवैधानिक मुद्दे, मैं उसको करता हूँ। बिहार में अयोध्या को मैटर उठा था, अयोध्या वाले केस में मैंने एक केस डाल दिया था कि जो लैंड है वो बौद्धों की है, बुद्ध जात था यहाँ पर। ये मुकदमा चल रहा था 1949 से 2018 में मैंने पिटीशन डाल दी। कोई विनीत कुमार मौर्य अयोध्या से आए थे, बोले सर डालना। मैंने उनको बोला भाई बहुत लेट हो चुका है, अब अभी हम डालते हैं तो आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट भी कर सकती है, 1 लाख नहीं 5 लाख तक कॉस्ट कर सकती है। उस पर जो व्यक्ति थे उन्होंने हिम्मत दिखाई, बोला सर डालो मैं देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद जब मुकदमा चला तो हिंदू के पत्रकार हमारे पास आए, उन्होंने बोला गौतम जी आप ये केस क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा सर ये केस तो मैं लड़ रहा हूँ इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि बुद्ध की धरती चाहिए, ये पूरा भारत जो है बुद्ध की धरती है, आप जहां बैठे वहां भी खोदोगे तो बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे। तो मैं उसकी लड़ाई में सत्य की लड़ाई है। और भविष्य में कभी भी ये सवाल उठेगा कि जब अयोध्या की लड़ाई लड़ रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे, कम से कम वहां ये तो कहा जाएगा कि हाँ कोई किसी ने प्रयास तो किया कम से कम। एक बार जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया जो थी वो अपनी चोंच से पानी ले लेके डाल रही थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा भाई चिड़िया पागल तो क्या कर रही है, तेरी चोंच से थोड़ी आग बुझेगी। उस चिड़िया ने उसको मुस्कुरा कहा तो बेवकूफ इंसान, जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो मेरा लिखा जाएगा कि एक चिड़िया जो थी अपनी चोंच से
उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी और एक कायर व्यक्ति जब सामने खड़ा होकर देख रहा था। तो साथियों, हमें अपना प्रयास करना है, जो भी छोटा मोटा जो प्रयास है उसे करना है। और कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बच्चों को देखना है। पेशे सारे अच्छे हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन जो मिला है उसकी बदौलत सर्विस भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें अच्छी वकील चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट बड़ी शॉर्टेज है। एडवोकेट्स तो है हमारे देश और ये सब तमाम चीजें करने के लिए है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बट मुझे आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट चाहिए जो संविधान के ऊपर पूरी विशेषज्ञता हासिल करे और जो सरकारें और ये कोर्टें जब उसका इंटरप्रिटेशन करें या गलत इंटरप्रिटेशन करें उस पे एकदम थोड़ा मानने काम करें। जैसे कि अभी आपने डब्ल्यूएस का लेटेस्ट मुकदमा ईडब्ल्यूएस का आया, इसमें हमने पढ़ा है कि जो रिजर्वेशन था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज ओनली फॉर 10 इयर्स। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन जो था राजनीतिक आरक्षण वो 10 साल के लिए, उसके आगे नहीं है। पर वो राजनीतिक जो आरक्षण हर 10 साल बाद बढ़ता रहता है। और जो हमारा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 के 64 का जो संवैधानिक अधिकार है जो हमें शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन देता है, वो इंडेफिनिट है, उसका कोई सीमा नहीं है। वो जब तक रहेगी जब तक ऊंच नीच खत्म नहीं हो जाता, बराबरी नहीं आ जाती, वो इंडेफिनिट है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कह दिया कि जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए था और अभी तक बढ़ता चला आ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने और ये जो लोग शक्तियां चला रहे हैं, ये लोग भी टाइम टू टाइम अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी सरकारें हैं, उनके अपने लोग हैं, वो हमेशा अपने लोगों के बारे में इतनी बातें करते हैं। और आज की डेट में जो हमारे जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि हमारे समाज से जो भी एडवोकेट है, बहुत अधिवक्ता हैं, उनका सपोर्ट करिए। बहुत ही मजबूत है, वो बहुत ही साउंड है, लीगली साउंड है और उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। बस बेसिक शॉर्टेज रहती है, आप बेसिक लीजिए, मदद लीजिए। आपको जो अन्य जगह पर जाते हैं उनसे कम फीस में अच्छी सुविधा देंगे, जिसका एक एग्जांपल भाई विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं जो बिना किसी अपेक्षा के अपना काम करते रहते हैं। तो हमें ऐसे अधिवक्ताओं की आवश्यकता है और अधिवक्ता जो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा समाज सुरक्षित होगा, माताएं बहनें हमारी हैं, माताएं बहनें हमारी सुरक्षित रहेगी। आज मैं अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ और हर साल 12 से 15 बच्चे तैयार करता हूँ और जितने आते हैं इंटर्नशिप, मैं किसी को नहीं कहता तुम ट्राई कोर्ट जाओ, मैं उनसे अपील करता हूँ भाई तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बता शुरू करना। बट कुछ बच्चों की इच्छा होती है ट्राई कोर्ट चले जाते हैं, कुछ बच्चे तो अपने इंटरेस्ट के साथ सर्विस में जुडिशरी करना शुरू कर देते हैं, म्युनिसिपल करना शुरू कर देते हैं। बट थोड़ा सा हमें रिस्क लेना पड़ेगा और थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि जब एडवोकेट ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मतलब हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट जज कैसे बनेंगे? हाई कोर्ट चाहता है हमें जज बनाना, पर वो जज ही नहीं हो, वहां पे एडवोकेट्स ही नहीं है। आप सुनो, आज की डेट में जुडिशरी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उससे पूछा था कि आप बताइए कि आज के समय में कितने वकील आपकी सोसाइटी से हैं, एससी और एसटी से हैं? बाबा साहब को बोलना पड़ा आज की डेट में मैं एकमात्र एडवोकेट हूं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, तो हमारा देश नहीं है, एडवोकेट है नहीं तो लिखित करो तो क्या? साथियों वहां है ही नहीं हम लोग। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब आएंगे तो हमारे जजेस होंगे तो हमारे ऊपर कोई आंख नहीं दिखा सकता। हमारे जो साइंटिस्ट हुए थे अब्दुल कलाम आजाद, उनको बोला जाता मिसाइल मैन, और मिसाइल जो है वो जहां गिरता है ध्वस्त कर देता है, पूरा का पूरा ध्वस्त कर देता है। हमारे कलाम साहब ने कहा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा, मिसाइल इज द पीस ऑफ सिंबल, वो शांति का प्रतीक है। सबने सोचा है कि शांति का प्रतीक कैसे हो गया? जब आपके पास मिसाइल है, अगले के पास मिसाइल है, तो मिसाइल कौन किस पे छोड़ेगा? कोई किसी पे नहीं छोड़ेगा, शांति शांति है। साथियों जैसे जैसे हमारे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सोसाइटी आपके ऊपर आंख उठाएगी। आज की डेट में हमारे पास जो डाटा मैं बोलता हूँ, डाटा जो बोल रहा है, आज की डेट में करंट में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस हैं शेड्यूल कास्ट के, और पूरे भारत में जो आप 85% कहते हैं और 22.5% जो कहते हैं, उसमें मात्र पूरे भारत की बात करता हूं मैं, मात्र 10 से 12 हाई कोर्ट जजेस हैं, मात्र 10 से 12 हाई कोर्ट जजेस हैं। क्या करेंगे इतनी संख्या में?
और 10 से 12 की जो संख्या है वो भी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि साउथ में ओबीसी की संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां पे थोड़े जजेस जो है 4-5 ज्यादा है, इस वजह से वो 10 से 12 संख्या हो गई है। आज पूरे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में मात्र एक व्यक्ति है, और जो अदर हाई कोर्ट है उसमें एक तो इलाहाबाद में शायद एक है, और कोर्टों में है ही नहीं। तो हमें क्या है कि हमें एडवोकेट्स पैदा कर रहे होंगे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा अंत में समय हो गया है, तो मेरा अपील यही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने बच्चों को तैयार करिए, ताकि आपका संविधान सुरक्षित हो और उस पर कोई अटैक ना कर सके। संविधान खतरे में कभी नहीं आएगा, ना हुआ है। इतना मजबूत बाबा साहब ने संविधान बना के दिया है, कभी खतरे में, लोग कुल प्रगलाते हैं। अब खतरे में है तो ये आपकी चिंता के विषय है। इसके लिए, सुरक्षा के लिए आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता गणों को तैयार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत।